Hello students, in this video we'll discuss chapter number 2B, the growth of nationalism, the American War of Independence. Students, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अमेरिका में नेशनलिज्म की फीलिंग ग्रो हुई और इस नेशनलिज्म की फीलिंग के ग्रो होने के बाद कैसे उन लोगों ने वॉर किया इंडिपेंडेंस लेने के लिए, आज़ादी लेने के लिए, कैसे उन लोगों ने वॉर किया, किसने, अमेरिकन ने। हम इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे। ठीक हुई बात। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम की भावना जब हमारे अंदर आती है तो जो दूसरी सरकारें हमारे ऊपर रूल कर रही होती हैं, जो हमारी कंट्री की नहीं है, तो हम चाहते हैं कि ये वापस चली जाए और अब हम हमारी कंट्री को अपने तरीके से रन करें। तो ऐसा ही हुआ अमेरिका में भी। इन्होंने वॉर किया किसके लिए? इंडिपेंडेंस के लिए, और फाइनली इन्हें इंडिपेंडेंस मिल भी गई। चलो अब हम देखते हैं यूरोपियन कॉलोनीज इन अमेरिका। तो अमेरिका में बहुत सारी यूरोपियन कॉलोनीज थी, उनको हम देखेंगे। कोलंबस वो व्यक्ति है जिसने 1492 में डिस्कवरी की अमेरिका की। अमेरिका पहुंच गया 1492 में अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके। देखो ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका, यहाँ पर है इंग्लैंड और ये बचा हुआ पूरा यूरोप। और यहाँ पर जो ओशन है उसे हम बोलते हैं एटलांटिक ओशन। तो एटलांटिक ओशन को क्रॉस करके ये पहुँच गया अमेरिकास। ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। ये पहुंचा अमेरिका। कौन पहुंचा? कोलंबस। कब पहुंचा? 1492 में। तो अमेरिका की डिस्कवरी की कोलंबस ने 1492 में, और जैसे ही पता चला कि भैया एक बहुत बड़ी ज़मीन का टुकड़ा सिर्फ अटलांटिक को क्रॉस करके मिलने वाला है, तो इससे ये जो लालची ग्रीडी कंट्रीज थी, फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन, इंग्लैंड, इन लोगों ने फटाफट कोशिश की कि अपनी अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर लें। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक हुई बात। अब बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने ये मैप बनाया था, ये रहा नॉर्थ अमेरिका और ये रहा साउथ अमेरिका। ठीक है बात। तो यहाँ पर 13 कॉलोनीज आपको मिलेंगी। तो ये किसका कोस्ट होगा बेटा? अटलांटिक का कोस्ट होगा ना। और अगर पूरे अमेरिका को देखें तो अमेरिका का ये ईस्ट साइड होगा, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। तो अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे, अटलांटिक ओशन के कोस्ट पे, यहाँ पर थी 13 कॉलोनीज, और ये 13 कॉलोनीज थी किसकी? इंग्लैंड की। आगे बात, बेसिकली जो भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इन 13 कॉलोनी के कंसिडरेशन में ही पढ़ेंगे। चलो तो ओरिजिनली देयर वर 13 कॉलोनीज अलॉन्ग द अटलांटिक कोस्ट। अटलांटिक के कोस्ट पे 13 कॉलोनीज थी। कहाँ पर? अमेरिका में। मैन मोस्टली बाय इंग्लिश सेटलर्स। अब मैन का मतलब होता है आबाद करना। देखो उन कॉलोनीज़ में वैसे पहले बहुत लोग नहीं थे, वहाँ पर पॉपुलेशन नहीं थी, और जितने भी ट्राइब अमेरिका में पहले रहती थी वो नोमैडिक ट्राइब थी। कौन सी ट्राइब थी बेटा? नोमैडिक, जो एक आज यहाँ रह गए, कल वहाँ चले गए, फिर वहाँ चले गए। और बेसिकली ये लोग थे हंटर एंड गैदरर। ठीक हुई बात। मतलब ट्राइब्स थी जो हंटिंग और गैदरिंग से अपना काम चला रही थी। आई बात समझ में? जब अंग्रेज इंडिया आए तो उन्हें बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े राजा थे, रजवाड़े थे, जिनकी ज़मीनें थी, बड़ी बड़ी टेरिटरीज थी, तो उनको लड़ना पड़ता था। पर अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं था, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, कोई लड़ने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि वहाँ तो नोमैडिक ट्राइब थे, उनको कोई मतलब ही नहीं था आज वो यहाँ है, कल वहाँ है, परसों कहीं और होंगे। ठीक है बात। बेसिकली वो अभी भी क्या करते थे? हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग मतलब शिकार करके खा लेना, और गैदरिंग मतलब इकट्ठा करके खा लेना। तो ये जो 13 कॉलोनीज थी, इनको मैंड करने वाला, इनको आबाद करने वाला ही कौन था? इंग्लिश सेटलर्स। मतलब जो परमानेंट सेटलमेंट बने वो किसने ही बनाए बच्चा? परमानेंट सेटलमेंट बनाने का क्रेडिट किसको ही जाता है? अंग्रेजों का। अब उन्होंने वहाँ की भलाई के लिए नहीं बनाए थे बेटा, ये लोग खुद ही लालची थे, ये जो भी करते थे वो अपने मतलब से ही करते थे। पर ठीक है, चलो 13 कॉलोनीज बन गई। ये जो वर्ड है मैंड मीन्स आबाद करना, है ना, मतलब वहाँ जाके रहने लगना। चलो, द रूट्स ऑफ अमेरिकन रिवोल्यूशन कैन बी ट्रेस्ड टू द ईयर 1763। अब देखो अमेरिका में 13 कॉलोनीज थी, ब्रिटिश की, हमने देख लिया। अब ये लोग करेंगे रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन का जो पहला रूट है, पहली जड़ कहाँ पर मिलेगी आपको? 1763 में। ठीक है बात। जब ब्रिटिशर्स ने अपनी इम्पीरियल रेंज, ये जो वर्ड है RINS, इसका मतलब होता है लगाम। बोलते हैं ना, इसकी लगाम कस के रखो, है ना, घोड़े की लगाम ठीक से पकड़ो। इस सासें बोलती हैं मैं अपनी बहू की लगाम अपने हाथों में रखती हूँ, तो लगाम, रिंग्स। तो जब इम्पीरियल रिंग्स मतलब अंग्रेज़ों ने जब अपने कंट्रोल को थोड़ा सा टाइट किया, तब से अमेरिकन रिवॉल्यूशन
की रूट देखने को मिलती है। अगेन द रूट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन कैन बी ट्रेस्ड टू द ईयर 1763 व्हेन ब्रिटिश लीडर बिगेन टू टाइटन इंपीरियल रीन, जब इन लोगों ने अपना कंट्रोल वहाँ पर बढ़ा दिया। अब फिर से देखेंगे हम, ड्यू टू सर्टेन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मेजर्स। देखो कई बार क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि हम ही समझदार, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही, पर ऐसे नहीं होता है। तो ऐसे हुआ ब्रिटिशर्स के साथ। अच्छी भली 13 कॉलोनीज थी, पर इनके कुछ गलत कर्म, और वो क्या कौन कौन सी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी और पॉलिटिकल पॉलिसीज। तो ड्यू टू सर्टेन इकोनॉमिक मेजर्स एंड पॉलिटिकल मेजर्स, कुछ इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने ऐसे इकोनॉमिक मेजर्स लिए, ऐसे पॉलिटिकल मेजर्स लिए कि जो प्यार भरे रिश्ते थे ब्रिटेन और कॉलोनीज़ के बीच में, वो दुश्मनी में बदल जाएंगे, टेंस हो जाएंगे। ठीक कोई बात। तो 1763 में हमें रूट मिलता है अमेरिकन रेवोल्यूशन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल को ज़्यादा टाइट करना चाहते हैं, लगाम कसना चाहते हैं कॉलोनिस्ट की। दूसरी बात, इन लोगों ने कुछ ऐसी इकोनॉमिक और ऐसी पॉलिटिकल पॉलिसीज़, ऐसे मेजर्स लाए जिससे जो प्यार भरे हारमोनियस रिलेशन थे ब्रिटिश और कॉलोनीज़ के बीच में, वो टेंस हो गए। अब वो क्या क्या थे? पहला था, जरा ध्यान से समझना, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैम्प एक्ट। क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैम्प एक्ट। स्टैम्प एक्ट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बेटा, कब? 1765 में। स्टैम्प एक्ट कब लाए? 1765 में। ये था डायरेक्ट टैक्स। क्या था? डायरेक्ट टैक्स। अगर आप कोई भी पेपर यूज़ कर रहे हो जो प्रिंटेड है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आप कोई पेपर यूज़ कर रहे हो जो प्रिंटेड है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। स्टैम्प एक्ट introduced by Britishers in 1765. It is a type of direct tax which was imposed by Britishers on every printed material. Okay, समझ में आया बच्चा? हर प्रिंटेड मटेरियल पे ये लग रहा था। देन टाउनशिंड एक्ट। टाउनशिंड एक्ट मतलब जैसे स्टैम्प एक्ट एक एक्ट था, वन, ठीक है, पर टाउनशिंड एक्ट में मतलब एक साल में ये अलग अलग इतने सारे टैक्सेस ले आए कि बहुत प्रॉब्लम होने लगी। अब बेटा ये जो टाउनशिंड एक्ट्स थे, इसमें एक एक्ट नहीं था, बहुत सारे एक्ट थे। देखो यहाँ पर दो वर्ड है, टाउन्स है और फिर एंड है। ठीक है। तो इसका लिटरल हिंदी मीनिंग हम कई बार देखते हैं तो कई बार लगता है ये किसी एक लड़के का नाम है, और कई बार इसका मतलब ये भी है कि टाउन्स को ख़त्म करना। ठीक है। अब हम लोग देख रहे थे कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा था, इंडस्ट्रीज़ बन रही थी, घर बन रहे थे। तो जो ब्रिटिशर्स चाहते थे, देखो ब्रिटिश सेटलर्स ही थे कहाँ पर, यूएसए की 13 कॉलोनीज में बेसिकली कौन रहते थे? ब्रिटिश सेटलर्स। पर जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी जो ऑलरेडी ब्रिटेन में बैठी हुई थी, वो चाह रही थी कि ये लोग तो बहुत पैसा कमा रहे हैं अमेरिका से, चलो इनके ऊपर टैक्स लगाओ, इनके ऊपर सारे टैक्सेस लगा दो, ये तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत ग्रोथ हो रही है अमेरिका की, तो जो नए नए टाउन्स डेवलप कर रहे हैं इनके ऊपर जो भी मटेरियल लग रहा है सबके ऊपर टैक्स लगा दो। तो कुछ ऐसा था। तो जो टाउनशिंड एक्ट थे, टाउनशिंड एक्ट कब से कब तक लगी? पहले तो ये ध्यान रखना, 1767 से 1768 में सीरीज ऑफ टैक्सेस आए, एक्ट्स है ना, सीरीज ऑफ टैक्सेस आए, न्यू टैक्सेस इम्पोज किए गए कॉलोनीज़ के ऊपर, जिसके अंदर था टैक्स किसके ऊपर? ग्लास के ऊपर, क्योंकि ग्लास का यूज़ भी होता है बिल्डिंग मटेरियल में। पेंट के ऊपर, पेंट भी हम बिल्डिंग के ऊपर करते हैं। लेड के ऊपर, मतलब लेड, पेंट, ग्लास, इन सब के ऊपर क्या लगने लग गया? टैक्स अंडर टाउनशिंड एक्ट। ठीक है बात। और जो टाउनशिंड एक्ट आया या जो स्टैम्प एक्ट आया, अच्छा सॉरी शुगर एक्ट मैं भूल गई थी। चलो, तो शुगर एक्ट के अंदर क्या था बच्चा? अब हम देखेंगे शुगर एक्ट, जो पहले देखना था पर मैंने देखा ही नहीं उसको। 1764 में आए बच्चा, क्या? शुगर एक्ट। ठीक है। और इस शुगर एक्ट का सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि जितने भी कॉलोनिस्ट हैं, मतलब जो अमेरिका में रह रहे इंग्लिश सेटलर्स हैं, वो शुगर वही यूज़ करें, रिफाइंड शुगर, जो कहाँ बन रही है? इंग्लैंड में। ठीक है। ना ही तो वो फ्रांस की, ना ही तो डच की, कहीं की और की शुगर यूज़ ना करें। तो शुगर एक्ट कब आया? 1764 में। और भी इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक थे, पर अभी तुम इतना ही समझो। शुगर एक्ट कब आया? 1764 में। स्टैम्प एक्ट कब आया? 1765 में। और टाउनशिंड एक्ट कब से कब तक? टाउनशिंड एक्ट है बच्चा, एक्ट एक अकेला नहीं है, ये 1767 से 1768 तक एक साल में बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पे इन लोगों ने टैक्सेस लगाए, जैसे कि ग्लास, पेंट, पेपर और लेड। अब मेरी बात
थोड़ा सा और ध्यान से समझना बच्चा, ये तीनों ही टैक्सेस जो थे, तीन क्या, इस टाउनशिप एक्ट के अंदर तो बहुत सारे एक्ट थे अलग ही, तो ये जो इतने सारे एक्ट थे, इन एक्ट ने रेसिस्टेंस को बढ़ा दिया। अब जो यूएसए में अमेरिकन सेटलर, यूएसए तो खैर था ही नहीं, अमेरिका में जो सेटलर्स रह रहे हैं, इंडियन इंग्लिश सेटलर्स, वो चाहते थे कि अब हम भैया इनकी मनमानी नहीं सहेंगे, अब तो हम ये टैक्स देंगे ही नहीं। तो टाउनशिप एक्ट मेट द ग्रोइंग रेसिस्टेंस, और अब ये भले ही शुगर एक्ट हो, स्टैम्प एक्ट हो, टाउनशिप एक्ट हो, इनको क्या मिलने लगा, रेजिस्टेंस। अब बेटा ये मैप देखो नॉर्थ अमेरिका का, ये जो 13 कॉलोनीज़ हैं ये तो किसकी हैं, इंग्लैंड की लिख दूँ या चलो ब्रिटेन की, किसकी हैं, ब्रिटेन की, ठीक है बात। ये जो पिंक वाला पार्ट है इसको भी कौन कंट्रोल करता है, ब्रिटेन कंट्रोल करता है। स्पेन के पास ये ऑरेंज वाला पार्ट है, तो ये ऑरेंज वाला पार्ट किसका हो गया बच्चा, स्पेन का। ब्रिटेन के पास रेड पार्ट भी है और पिंक पार्ट भी है, रेड और पिंक दोनों किसके पास है, ब्रिटेन के पास। ये जो रेड वाली कॉलोनीज़ थी इसमें आके सेटलर्स कब से रहना चालू किए, 1763 के बाद, जब किंग जॉर्ज 3 ने 7 अक्टूबर 1763 को किंग जॉर्ज 3 ने एक रॉयल प्रोक्लेमेशन के थ्रू अलाउ कर दिया कि जो सेटलर्स हैं, इंग्लिश सेटलर्स हैं, वो यहाँ जाके रह सकते हैं, ठीक है बात। और ये कब किया, जब फ्रांस और इंग्लैंड जो 7 ईयर वॉर चल रहे थे, 7 ईयर वॉर भी एक अलग टॉपिक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे। जो 7 ईयर वॉर है ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में चल रहा था, इसको इंग्लैंड ने जीता, फ्रांस ने हारा, और उसके बाद से यहाँ पर अलाउ कर दिया किंग जॉर्ज 3 ने कि यहाँ पर इंग्लिश सेटलमेंट हो सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है बात। चलो 1775 का मैप हमने देखा, जो ब्रिटिश था वो क्लेम करता था रेड और पिंक एरियाज़ पे, रेड पिंक एरिया दोनों ब्रिटिश के पास थे, जो ऑरेंज था उसके ऊपर स्पेन का रूल था, जो रेड एरिया था बेसिकली जो 13 कॉलोनीज़ वो सेटलमेंट के लिए ओपन था, कब, आफ्टर प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763। ये प्रोक्लेमेशन करने वाले कौन थे, किंग जॉर्ज 3, ठीक है बात। कब किया ये इन्होंने, 7 अक्टूबर 1763 में। नाउ कॉजेज ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या कारण थे, अभी हमने छोटा छोटा तो देख लिया, स्टैम्प एक्ट था, टाउनशिप एक्ट थे, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिसमैनेजमेंट ऑफ द कॉलोनीज़, फर्स्ट रीज़न था कि कॉलोनीज़ में क्या हो रहा था बच्चा, बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट। अब बेटा अभी हमने देख लिया कि मैंड का मीनिंग बताया था ना मैंने, आबाद करना, तो ये जो 13 कॉलोनीज़ थी बेसिकली उसमें कौन लोग रह रहे थे, वो जो इंग्लैंड से आए थे, ठीक है बात, बट दे वर नॉट गिवन द राइट विच इंग्लिश मैन लिविंग इन इंग्लैंड इंजॉयड, ठीक है बात। अब ये यूएसए में आके, मतलब यूएसए तो था ही नहीं, सॉरी अमेरिका में आके रहने लग गए, पर इनके पास वो राइट नहीं थे बेटा जो एक इंग्लिशमैन के पास थे जो इंग्लैंड में रह रहा था। समझ में आई बात, इंग्लैंड से लोग आके अमेरिका में रहने तो लग गए पर उनके पास वो राइट्स नहीं थे जो इंग्लैंड में रह रहे इंग्लिश लोगों के पास थे। मेरी बात सुनो, तुम खुद उस जगह को छोड़ के आए हो ना, तो तुम्हारे पास वो राइट कैसे रहेंगे, वहाँ रह रहे लोगों के पास वो राइट थे। The people found that the governors and the captains, लोगों को ये लगा कि यार भैया ये जो गवर्नर है, ये जो कैप्टन है, जिनको नॉमिनेट करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, हमेशा हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में ही रहते हैं, है ना। देखो तुम 13 कॉलोनीज़ बचा चुके हो, तुम कहाँ से आए थे, इंग्लैंड से, अब तुम बोल रहे हो कि भैया हमें वो राइट नहीं मिल रहे जो इंग्लैंड में लोगों को मिल रहे, तो तुम वहाँ से आए क्यों, पहली बात तो तुम आके यहाँ रह रहे हो, ठीक है बात। फिर दूसरा तुम लोग खुद ही, हम मतलब जैसे मैं ही इंग्लैंड से आके यहाँ रह रही हूँ, मैं खुद नोटिस करी यार जो कैप्टन है, जो गवर्नर है, ये कितने ख़राब लोग हैं, ये हमेशा हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में ही जाते हैं, है ना, कभी भी हमारी भलाई की बात नहीं करते, जबकि हम भी तो इंग्लिश मैन हैं इनकी तरह, ये हमारे भला क्यों नहीं सोचते, है ना। तो जो कॉलोनीज़ थी उन लोगों ने, अब बेटा ये जो कॉलोनीज़ थी इन्होंने बना रखी थी अपनी इलेक्टेड असेंबलीज़, ठीक है बात। पर इनकी जो इलेक्टेड असेंबलीज़ थी, जो गवर्नर हुआ करते थे, जो दूसरे ब्रिटिश ऑफिशियल्स हुआ करते थे, ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, किसके लिए, इनकी इलेक्टेड असेंबलीज़ के लिए। ये जो गवर्नर है ये तो सब अपने आप को बहुत सुप्रीम समझते थे, ब्रिटिश ऑफिशियल समझते थे, हमसे अच्छा कोई भी नहीं, तो इन्हें कुछ नहीं पड़ी थी कि ये इलेक्टेड असेंबलीज़ के बारे में कुछ सोचें, है ना, या तो उनकी बातों को सुने, उन्हें समझें, बिल्कुल भी नहीं। चलो
नाउ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉलोनीज। अब देखो, ये रहा इंग्लैंड, ये रहा अटलांटिक ओशन और ये रहा नॉर्थ अमेरिका का ईस्ट कोस्ट। ठीक है बात। यहाँ पर जो 13 कॉलोनीज़ हैं किसकी हैं? इंग्लैंड की हैं। पर लोग भी कौन आके रह रहे हैं? इंग्लिश मैन ही रह रहे हैं, अंग्रेजी आके यहाँ रह रहे हैं। तो जो इंग्लैंड था वो चाहता था कि भैया इस ज़मीन का भी मैं यहाँ रह रहे लोगों का भी फुल एक्सप्लॉयटेशन करूँ। पर ये इंग्लिश मैन चाहते थे कि भैया हमारा आप एक्सप्लॉयटेशन क्यों करेंगे, हम तो आपके ही लोग हैं। पर इंग्लैंड चाहता था ज़मीन तो दूसरी है ना, ये तो मेरी कॉलोनी है, ये तो मैंने बनाई इसलिए कि मैं इसका एक्सप्लॉयटेशन कर सकूँ। ठीक है, तो ये भी एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी थी दोनों के बीच में। चल, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉलोनीज। इंग्लैंड चाहता था कि वो एक्सप्लॉयट करे कॉलोनीज को, जितना ज़्यादा कर सके उतना ज़्यादा। जैसे हम इंडियंस को किया वैसे ही वो अमेरिकन 13 कॉलोनीज को करना चाहता था। पर जो कॉलोनिस्ट थे वो इसके लिए रेडी नहीं थे। ठीक है, कॉलोनिस्ट चाहते थे जब वो इंग्लैंड छोड़ के यहाँ बसने आए, जहाँ इन्होंने आबादी बसाई, तो इनको ऐसा लगता था यार यहाँ हम बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा देंगे, इंडस्ट्रीज लगा देंगे। ठीक है, हम जैसे चाहेंगे वैसे बिजनेस करेंगे। पर इनको नहीं पता था कि भैया वो इंग्लैंड गवर्नमेंट हमको यहाँ भी कंट्रोल करेगी, हमको एक्सप्लॉइट करेगी। पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारे ऐसे लॉज पास किए जो कॉलोनीज़ के अगेंस्ट में थे, और किसको सिर्फ बेनिफिट दे रहे थे? इंग्लैंड को बेनिफिट दे रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है, इंग्लैंड ने हर जगह ये पॉलिसी अडॉप्ट की है कि ऐसे रूल्स बनाओ, ऐसे रेगुलेशन बनाओ जिससे जो कॉलोनी है वो तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए और हम हीरो बन जाए। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे 7 years वॉर विथ फ्रांस। बेटा ये फ्रांस और इंग्लैंड इतने जानी दुश्मन है कि ये कोई जगह ही शायद ऐसी हो कि जहाँ ये लड़े नहीं होंगे। हमेशा लड़ते रहते हैं, हर जगह लड़ते रहते हैं। पर फिर भी देखो, जब वर्ल्ड वॉर 1 होता है तब भी ये एक ही टीम में होते हैं, और वर्ल्ड वॉर 2 होता है तब भी ये एक ही टीम में होते हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग जगह लड़ रहे हैं। अमेरिका में भी लड़ेंगे, इंडिया में भी लड़ेंगे, सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ में भी लड़ेंगे, यूरोप कंट्रीज़ में भी लड़ेंगे। पर जब वर्ल्ड वॉर होगा तो दोस्त बन जाएंगे, वर्ल्ड वॉर 2 होगा तो दोस्त बन जाएंगे और साथ में मिलके दूसरे को हराएंगे, है ना। चलो, 7 years वॉर विथ फ्रांस। 7 year वॉर कब से कब तक हुआ? 1756 से 1763 तक हुआ। 7 साल ही हो रहे हैं, देखो काउंट कर लो। किस किस के बीच में हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ। कहाँ पर भी हुआ? अमेरिका में भी हुआ, इंडिया में भी हुआ और सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हुआ। जब ये 7 year वॉर चल रहे थे तो इंग्लैंड ने बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च किया किस पे? डिफेंस पे, ऑफ हर कॉलोनीज़। ठीक है बात। देखो 7 year वॉर चल रहे हैं इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, तो अब इंग्लैंड को बचाना है अपनी कॉलोनीज़, तो इंग्लैंड ने भर भर के डिफेंस पे खर्चा किया। किसकी डिफेंस पे? कॉलोनीज़ के डिफेंस पे। ठीक है बात। तो इट वॉन्टेड टू इम्पोज मोर टैक्सेस ऑन द कॉलोनीज़। 7 year वॉर लड़ रहा है खुद, और टैक्स किसके ऊपर लगा रहा है? कॉलोनीज़ के ऊपर। कॉलोनीज़ को कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं, फिर भी कॉलोनीज़ के ऊपर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। बट द कॉलोनीज़ रिफ्यूज़ टू शेयर द बर्डन। कॉलोनीज़ बोल रही हम नहीं कह रहे हैं पापा जी आपको कि आप लड़ें फ्रांस के साथ, आप खुद लड़ रहे हैं, तो वाई आर वी गोइंग टू शेयर योर बर्डन? हम नहीं करेंगे, रिफ्यूज़ कर देते हैं। ठीक है बात। अब हम इमीडिएट कॉज देखेंगे रिवोल्ट का। नाउ इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट। रिवोल्ट का इमीडिएट कॉज क्या था? त्वरित कारण, जिसके कारण बिल्कुल रिवोल्ट रुक ही नहीं पाया। देखो कारण अभी हमने देखे बहुत सारे थे, पर अब वो कौन सा कारण होगा जिसकी वजह से रिवोल्ट होगा ही होगा? चलो, तो ये वो पॉलिसी थी जो किसकी थी? जॉर्ज 3, किंग जॉर्ज 3 एंड इज प्राइम मिनिस्टर ग्रेनविल। तो इमीडिएट कॉज के लिए किसकी पॉलिसी जिम्मेदार थी? किंग जॉर्ज 3 और प्राइम मिनिस्टर ग्रेनविल की। अब ये जो ग्रेनविल है, एक अच्छी बात बताऊँ, इनका नाम भी जॉर्ज ही था। ठीक है बात। एक ही नाम के दो व्यक्ति साथ साथ में रूल कर रहे हैं, किंग जॉर्ज 3 और प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज ग्रेनविल। टुवर्ड्स द कॉलोनीज़, किसके टुवर्ड्स? कॉलोनीज़ के टुवर्ड्स इनका जो एटीट्यूड था उसकी वजह से। अब इनका जो एटीट्यूड था कॉलोनीज़ के टुवर्ड्स, इसने प्रिसिपिटेट किया मैटर को, देयर बाय प्रोवाइडेड द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट। तो इमीडिएट कॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उस टाइम इंग्लैंड को रूल करने वाले जॉर्ज 3,
किंग जॉर्ज थ्री और प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज ग्रीनवेल, इनका जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स कॉलोनीज, इसी ने प्रिसिपेट किया मैटर्स को और इमीडिएट कॉज हुआ रिवोल्ट का। इन्होंने इंट्रोड्यूस किए शुगर एक्ट, स्टैम्प एक्ट और दूसरे बहुत सारे एक्ट, ठीक है। ट्रेन ऑफ इवेंट लीडिंग टू वॉलेटाइल सिचुएशन, वॉलेटाइल मतलब डगमगाती हुई, ठीक हुई बात। तो शुगर एक्ट को इंट्रोड्यूस कर देना, स्टैम्प एक्ट को इंट्रोड्यूस कर देना, दूसरे और डिफरेंट एक्ट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे क्या हुआ, एक वॉलेटाइल सिचुएशन बन गई। ट्रेन ऑफ इवेंट्स, बहुत सारे चेन ऑफ इवेंट्स बन गए कि अब डगमगा जाएगा इंग्लिश कंट्रोल। पहले हम लोग शुगर एक्ट को पढ़ते हैं। तो जो शुगर एक्ट था उसने बैन किया द इम्पोर्ट ऑफ मोलासिस फ्रॉम ओवरसीज कंट्रीज एक्सेप्ट इंग्लैंड। क्या बोल दिया भैया, अगर आपको मोलासिस, खांडसारी बोलते हैं इसको हिंदी में, मोलासिस चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आप हम इंग्लैंड से ही ले सकते हो, दूसरी कंट्रीज से आप नहीं लोगे, ठीक हुई बात। टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन वाइन, सिल्क, कॉफ़ी। अब नए टैक्सेस लगा दिए किसके ऊपर, वाइन के ऊपर, सिल्क के ऊपर, कॉफ़ी के ऊपर और दूसरे जो लग्जरी आइटम थे उनके ऊपर। तो जो लोकल ट्रेडर थे could neither buy sugar at cheap rate nor obtain molasses to make rum। रम बनाने के लिए मोलासिस की रिक्वायरमेंट होती है, खांडसारी की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं तो वो खरीद पा रहे थे और ना ही तो शुगर खरीद पा रहे थे सस्ते दामों पे, क्योंकि शुगर आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति से खरीदना, एक ही कंट्री से, वो इंग्लैंड। ओवरसीज टेरिटरी से आप शुगर नहीं खरीद सकते। ये मोलासिस होता क्या है, तो ये मोलासिस आप लोगों ने देखा होगा ना, आजकल जो हम लोग चॉकलेट सिरप देखते हैं उसकी तरह दिखने में वैसा होता है, किसकी तरह, चॉकलेट सिरप की तरह होता है। पर ये जब शुगर बनने की जो प्रोसेस होती है उसके थोड़ा सा पहले का जो प्रोसेस होता है वो होता है मोलासिस। मतलब ये भी शुगर केन से डिराइव हो सकता है, शुगर बीट से डिराइव हो सकता है मोलासिस। मोलासिस किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है जो कि मिठाई होता है, ठीक है बात। तो अब क्या आप लोगों के ऊपर पाबंदी लगा दी कि आप जो मोलासिस है सिर्फ इंग्लैंड से खरीदेंगे, किसी और से नहीं खरीद सकते। वाइन के ऊपर, सिल्क के ऊपर, कॉफ़ी के ऊपर और दूसरे लग्जीरियस आर्टिकल्स के ऊपर टैक्सेस लगा दिए गए। अब इससे जो लोकल ट्रेडर्स थे, ना ही तो वो शुगर बाय कर पा रहे थे चीप रेट्स में और ना ही तो उन्हें मोलासिस मिल पा रहा था। ये मोलासिस का यूज़ होता था रम बनाने के लिए। चलो मोलासिस क्या है यहाँ पर देखते हैं। ये थिक डार्क ब्राउन जूस होता है, थिक भी होता है, गाढ़ा होता है, बिल्कुल चॉकलेट सिरप की तरह ही होता है, देख लेना। डार्क ब्राउन जूस की होता है जो हम रॉ शुगर से, फ्रॉम रॉ शुगर ड्यूरिंग द रिफाइनिंग प्रोसेस, जब रिफाइनिंग प्रोसेस हो रही होती है, मतलब शुगर केन से जो शुगर बनाने की प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस के बीच में एक बार बनता है मोलासिस। चलो अब हम पढ़ेंगे स्टैम्प एक्ट को। तो जो स्टैम्प एक्ट था वो पास किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कब, मार्च 22 1765 में। न्यू टैक्स वॉज इम्पोज्ड ऑन ऑल अमेरिकन कॉलोनिस्ट। अभी तो देखो सिल्क के ऊपर, शुगर के ऊपर लगाया था, है ना, कॉफ़ी के ऊपर लगाया था, अब एक नया ही टैक्स इनको सूझा, वो टैक्स का नाम था स्टैम्प एक्ट। अमेरिकन कॉलोनिस्ट के ऊपर लगाया एंड रिक्वायर्ड देम टू पे अ टैक्स ऑन एवरी पीस ऑफ प्रिंटेड पेपर दे यूज। जितना भी प्रिंटेड पेपर आप यूज़ कर रहे हो ना, उस सब के ऊपर आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। किसके थ्रू, स्टैम्प एक्ट के थ्रू ये बात कही गई। चलो शिप्स पेपर, अब जो कंसाइनमेंट आता था, कंसाइनमेंट जाता था, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा था, उसके ऊपर आप प्रिंटेड पेपर यूज़ करेंगे तो प्रिंटेड पेपर के ऊपर आपको टैक्स देना है। फिर जितनी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप घर खरीदेंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, इंडस्ट्री बनाएंगे, परमिशंस लेंगे, तो उन डॉक्यूमेंट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, लाइसेंस के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। न्यूज़पेपर आप प्रिंट करते हैं, दूसरे पब्लिकेशन है, इवन प्लेइंग कार्ड्स मतलब जो पत्ते होते हैं ना, हम खेलते हैं, दहला पकड़, 3 2 5 सत्ती अत्ती, है ना, रमी। चलो तो जो प्लेइंग कार्ड होते हैं, तो वो प्लेइंग कार्ड के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब हर प्रिंटेड मटेरियल के ऊपर टैक्स दो। जैसे हम लोग वो नहीं क्या कहते हैं, रजिस्ट्री खरीदते हैं, है ना, होता सिंपल पेपर ही है पर उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है भाई। खैर एग्जैक्टली वो नहीं है। चलो तो न्यूज़पेपर पे, लाइसेंस पे, डॉक्यूमेंट्स पे, शिप पेपर पे, सब जगह आपको क्या देना है बेटा, टैक्स। और प्लेइंग कार्ड तो छोड़ देते, उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। और जो मनी कलेक्ट होती थी स्टैम्प एक्ट से, was to be used to help pay the cost of defending and protecting the American frontiers near the Appalachian Mountain। Appalachian Mountain के पास जो अमेरिकन फ्रंटियर्स थे, ऐसा कहा गया है इन लोगों ने कि जो भी पैसा इकट्ठा होगा ना स्टैम्प एक्ट से, हम उसका यूज़ कहाँ पर करेंगे, जो अपालाचियन माउंटेन्स के पास जो अमेरिकन फ्रंटियर्स है उसको डिफेंड करने में, उसको प्रोटेक्ट करने में।
पर ये जो स्टैम्प एक्ट आया, इसको एक बहुत ही कड़ा विरोध झेलना पड़ा, ग्रेट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब होता है विरोध करना, एक कड़ा ही विरोध इसने झेला। कहाँ पर? कॉलोनीज में। इट वॉज सीन एज वायलेशन ऑफ राइट ऑफ इंग्लिशमैन टू बी टेक्स्ट ओनली विद देयर। यहाँ पर ये बात कह रहे थे कॉलोनिस्ट कि ये तो वायोलेशन है। किसका वायोलेशन है? द राइट ऑफ इंग्लिशमैन। इंग्लिशमैन की राइट थे कि उन्हें जब भी टैक्स किया जाएगा उनकी कंसेंट ली जाएगी, ठीक है। कंसेंट विच कुड ओनली बी ग्रांटेड थ्रू देयर कॉलोनियल लेजिस्लेचर। जब तक हमारा कॉलोनियल लेजिस्लेचर आपको परमिशन नहीं दे देता तब तक आप हमारे ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगा सकते हैं, ये ऐसा लिखा हुआ था। पर इस आज़ादी को भी छीन लिया किसकी? इंग्लिशमैन की, जो यूएसए के नेटिव, बार बार यूएसए निकलता, अमेरिका के नेटिव बन गए थे उनसे। अब इस बार जो स्टैम्प एक्ट लगाया है उसमें कॉलोनियल लेजिस्लेचर की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं थी, उसकी भी कंसेंट नहीं। तो इन लोगों ने एक नया स्लोगन रेज किया। वो स्लोगन था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, हम आपको कोई टैक्स नहीं देंगे। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ऐसा स्लोगन किसने दिया? अमेरिकन कॉलोनिस्ट ने। तो ये स्लोगन कब दिया गया था बच्चा? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन एट द टाइम ऑफ स्टैम्प एक्ट रेजिस्टेंस। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे डिक्लेरेटरी एक्ट को। किसको? डिक्लेरेटरी एक्ट। ठीक है बात। जब स्टैम्प एक्ट को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलने लगा तो ब्रिटिशर्स तो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे ना। कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे भाई, उनकी कॉलोनी है और उनकी कॉलोनी में वो टैक्स लगाएं और लोग मना कर दें, इससे बुरा क्या होगा। टू कर्व सच रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए जो ब्रिटिश, उसको दबाने के लिए, कर्व करना मतलब पूरी तरह ख़त्म करना, दबा देना। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने डिक्लेरेटरी एक्ट पास किया, जिसने ये डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो पूरी तरह एम्पावर्ड है कि वो आपके ऊपर जब चाहे जब टैक्स लगा सकती है। ठीक, कोई बात। स्टैम्प एक्ट लगा, आप लोगों ने बोल दिया नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, तो उन लोगों ने क्या लेके आगे? डिक्लेरेटरी एक्ट। अब डिक्लेरेटरी एक्ट में क्या कहा? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज फुल्ली एम्पावर्ड टू इम्पोज टैक्सेस ऑन अमेरिका। हमारे पास पूरी पावर है कि हम अमेरिका के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। आप लोग कोई नहीं हो जो हमें रोको, हम तो टैक्स लगाएंगे। ये पूरी तरह डिक्लेयर कर दिया किसने? डिक्लेरेटरी एक्ट में। जो कहाँ डिक्लेयर हुआ? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी फॉलोड अ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लेके आया टैक्सेशन की। मतलब आपके लिए कुछ अलग बात है, दूसरे के लिए कुछ अलग है, तीसरे के लिए कुछ अलग है। ऑल अदर कंपनीज इन्वॉल्व इन टी बिजनेस वर रिक्वायर्ड टू पे टी टैक्स। ठीक है। अब देखो किस तरीके से इनकी डिस्क्रिमिनेटरी अलग अलग पॉलिसी, भेदभाव वाली पॉलिसी थी कि जितनी भी कंपनीज हैं जो टी में इन्वॉल्व है, टी ट्रेड में इन्वॉल्व है, टी बिजनेस में इन्वॉल्व है, उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। सिर्फ टैक्स कौन नहीं देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक हुई बात। अब देखो, आप अगर एक कंपनी के मालिक हो जो टी में बिजनेस करती है और आपको लगे आपको टैक्स देना पड़ रहा, पर वहीं पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको टैक्स देना नहीं पड़ रहा, तो आप क्या सोचोगे कि भाई ऐसे तो मेरी चाय महंगी हो जाएगी, तो गलत है। तो यहाँ पर भी लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। टू प्रोटेस्ट दिस, इसको प्रोटेस्ट करने के लिए एक ग्रुप था कॉलोनिस्ट का, मतलब वो अंग्रेज लोग जो अमेरिका में बस चुके थे, है ना, थे अंग्रेज पर कहाँ बस चुके थे? अमेरिका में। उनको क्या कहा जाता है? कॉलोनिस्ट। उन्होंने 3 ब्रिटिश शिप थी, बॉस्टन एक हार्बर, बॉस्टन एक जगह है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखो बेटा, ये है बॉस्टन। ठीक है बात। तो बॉस्टन हार्बर मतलब इसका एक्सेस है किसको? यहाँ पर है अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन में एक्सेस है किसका? बॉस्टन का। बॉस्टन एक हार्बर है, यहाँ की बात हो रही, समझ में आ गई बात। ये वही 13 कॉलोनीज और यहाँ पर है ये बोस्टन, और बोस्टन में होगा कमाल। तो देख लिया ना बेटा आप लोगों ने बोस्टन कहाँ पर है। चलो, तो 3 ब्रिटिश शिप थी कहाँ पर? बॉस्टन हार्बर पे। बॉस्टन हार्बर पे 3 ब्रिटिश शिप आई एंड डम्प्ड सम कंटेनर्स ऑफ टी इनटू द हार्बर। अब ये जो कॉलोनिस्ट थे, देखो थे वो अंग्रेज, पर उन्होंने किस डिस्गाइज करने के लिए किसका रूप ले लिया? रेड इंडियंस का, जो अमेरिकन नेटिव्स थे उनका रूप लेकर के, डिस्गाइज करके ब्रिटिश ऑफिसर्स को वहाँ तक पहुँचे, और पहुँचने के बाद टी कंटेनर्स को काय में डंप कर दिया? ओशन में डंप कर दिया, पानी में डंप कर दिया। ठीक, फिर से सुनो। टू प्रोटेस्ट दिस, इसको प्रोटेस्ट करने के लिए
ये जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी ना कि बस ईस्ट इंडिया कंपनी से जो चाय आएगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा, बाकी सब पे टैक्स लगेगा, इसको प्रोटेस्ट करने के लिए जो ग्रुप था कॉलोनिस्ट का, उसने 3 ब्रिटिश शिप को रेड किया कहाँ पर, बॉस्टन हार्बर में, और डंप कर दिए कंटेनर्स को टी के कहाँ पर, हार्बर में। बड़े बड़े कंटेनर थे जिनमें चाय भरी हुई थी, उनको पानी में गिरा दिया। इन रिटेलिएशन, रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है? बदला लेना। अब ब्रिटिशर्स की इतनी सारी चाय बर्बाद हो गई तो वो कुछ तो करेंगे, तो बदले में जो पार्लियामेंट थी उसने पास कर दिया सीरीज ऑफ प्यूनिटिव मेजर्स। ये जो वर्ड है प्यूनिटिव, इसका मीनिंग होता है बच्चा पनिशमेंट, इंटेंडेड एज अ पनिशमेंट, दंडात्मक। हिंदी में क्या बोलते हैं? दंडात्मक रूप से, मतलब किसी को दंड देने के लिए, किसी को पनिश करने के लिए, इंटेंडेड एज अ पनिशमेंट। बहुत सारे प्यूनिटिव मेजर्स लेने लग दिए, और वो एक दो नहीं थे, सीरीज में प्यूनिटिव मेजर्स लिए गए, दंडात्मक कार्रवाई की गई। नोन एज द कॉलोनीज एज इंटॉलरेबल एक्ट्स। इंटॉलरेबल का मतलब होता है असहनीय, मतलब अब ऐसे एक्ट आए जो बिल्कुल असहनीय थे। विच एमंग अदर मेजर्स क्लोज द पोर्ट ऑफ बोस्टन, और दूसरे जो मेजर्स लिए गए, पर इसमें है ना जो बोस्टन का पोर्ट था उसको क्लोज कर दिया गया। बोस्टन का पोर्ट इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, अमेरिकन के लिए, उसको पूरा क्लोज कर दिया गया, और उसमें परमिशन ही नहीं थी कि कोई नेटिव अमेरिकन या जो इंग्लिश सेटलर्स जो अमेरिका में रह रहा है वो वहाँ पहुँच पाए, उनकी एंट्री वहाँ पर बंद करा दी गई। कहाँ पर? बोस्टन पोर्ट में। The fuse that led directly to the explosion of American independence was lit, और अब यहीं से चिंगारी जलेगी किसकी? अमेरिकन इंडिपेंडेंस की। भैया ये तो अत्याचार कर रहे हो, हमारा अपना पोर्ट, ठीक है, उस पर हमारी एंट्री बैन कर रही हो, तो गलत है। अब मेरी एक बात सुनना जरा बच्चों, तुम लोग से एक रिक्वेस्ट मैं बार बार करती हूँ कि बेटा जब भी PDF सेंड करो उसको एक बार आँखों खोल के देख तो लिया करो कि सही जा रहा है नहीं जा रहा है। अब कितना मैनेज करेंगे बेटा ऐसे PDF में वीडियो बनाना, थोड़ा सा ध्यान रखा करो PDF बनाते टाइम। चल, हमारे अपने पोर्ट बोस्टन पोर्ट पे हमें ही नहीं जाने दे रहे हो, तो ये तो गलत बात हो गई। तो इस तरीके से अब चिंगारी जलेगी किसकी? अमेरिकन इंडिपेंडेंस की। अब हम देखेंगे रिवोल्यूशनरी वॉर्स, क्रांतिकारी युद्ध होंगे, और बर्थ होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो रिवोल्यूशनरी वॉर होंगे कब से? 1775 से 1783 तक। 1775 से 1783 तक अब अमेरिकन लड़ेंगे अपनी आज़ादी के लिए। इन्हें अमेरिकन रिवोल्यूशन भी कहते हैं। ये किसकी वजह से हुआ? वो टेंशन जो ग्रेट ब्रिटेन के रेसिडेंट्स और ग्रेट ब्रिटेन के रेसिडेंट जो थे, तो ग्रेट ब्रिटेन के पर आके कहाँ रह रहे थे? 13 नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज़ में। एक साइड ये थे, समझ में आ रहा है बच्चा? जो 13 नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज़ थी उसमें रहने वाले लोग कौन थे? अंग्रेज, ब्रिटेन से ही आए थे। एक साइड वो हैं, और दूसरे साइड कौन है? कॉलोनियल गवर्नमेंट विच रिप्रेजेंटेड द ब्रिटिश क्राउन। एक साइड में ब्रिटिश क्राउन है, कॉलोनियल गवर्नमेंट है जो ब्रिटेन से काम कर रही है, जो अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को सिर्फ कॉलोनी की तरह देखती है, अपने लोगों की तरह नहीं देखती, वो उसको एक्सप्लॉइट करना चाहती है। और एक साइड है वो 13 कॉलोनीज़ के लोग जो कहाँ से आए हैं? इंग्लैंड से ही आए हैं। चलो, तो 1775 से 1783 तक अमेरिकन रिवोल्यूशन हुआ। किस किस के बीच में? 13 नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज़ जहाँ के रेसिडेंट थे वो ब्रिटिश ही थे, वर्सेस ब्रिटिश क्राउन और कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट और ब्रिटिश क्राउन। अब बेटा ये जो पिक्चर है ये सारातोगा का पिक्चर है। चलो, तो अमेरिकन विक्ट्री एट सारातोगा, अमेरिकन जीते सारातोगा में। ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था वॉर फॉर इंडिपेंडेंस में। हार्डनिंग द सपोर्टर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कन्विंसिंग फ्रांस टू एंटर इन द वॉर। अब यहाँ से फ्रांस की एंट्री होती है। फ्रांस किसकी मदद के लिए आता है? अमेरिकन की मदद के लिए आता है। वो भी कोई मदद दिल से नहीं करना चाहता, उसको सिर्फ ब्रिटिश को हराना है, उसको ब्रिटिश की कॉलोनीज़ को कम करना है, इसीलिए वो किसके साथ खड़ा हो गया? अमेरिका के साथ हो गया। तो देखो, एक बार जीत मिल जाती है तो थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है ना। तो सारातोगा में जो जीत मिली अमेरिकन को, उससे उनके मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई थे, और उन लोगों ने फ्रांस से हेल्प मांगी। फ्रांस भी एंटर हो गया इस वॉर में। और फ्रांस किसकी साइड से लड़ेगा? अमेरिकन की साइड से लड़ेगा, मतलब एंटी ब्रिटिश रहेगा। चलो चलो चलो, और अब ये किसका है? ये इमेज की बात हम करेंगे। तो जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थी,
in the period of American Revolution was the body of delegates who spoke and acted collectively for the people of colony states. अब जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, याद रखना बेटा, एक है नटल कांग्रेस। तो नटल कांग्रेस गांधी जी ने बनाई थी कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। ये कौन सी कांग्रेस है? कॉन्टिनेंटल कांग्रेस है। जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थी उसका अमेरिकन रेवोल्यूशन में ये रोल था कि ये कलेक्टिवली अमेरिकन के बिहाफ पे बात करती थी, ठीक है। द सेकेंड कांग्रेस मैनेज द कॉलोनियल वॉर एफर्ट, और जो सेकेंड कांग्रेस थी उसने कॉलोनियल वॉर को मैनेज किया एंड मूव स्लोली टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस। और किसकी बात करी? मतलब धीरे धीरे क्या पा लिया? इंडिपेंडेंस। चलो, एक कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थी और दूसरी सेकेंड जो कांग्रेस थी उसने मैनेज किया कि वो कॉलोनियल वॉर लड़े, किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और इंडिपेंडेंस ले ले, और साथ में ऐसा हुआ ही, इंडिपेंडेंस मिल भी गई। अडॉप्टिंग द यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, और यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन हुआ जुलाई 4, 1776 में, जिसको ड्राफ्ट किया था थॉमस जेफरसन ने। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेंगे बच्चा। द यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कब बना? तो डेट थी 4 जुलाई 1776 में। ये इनका इंडिपेंडेंस डे है, 4 जुलाई 7, है ना। तो कब साइन हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस? जुलाई 4, 1776 को। इसको ड्राफ्ट करने लिखने वाले कौन थे? थॉमस जेफरसन। अब बेटा हम लोग सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस से पढ़ेंगे पार्ट 2 में। मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है बात।